साहिब बंदगी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कबीर आश्रम सूरत यूट्यूब चैनल पर। यह सच्ची कहानी है इंसान के साहस और दृढ़ निश्चय का कि मनुष्य चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। यह कहानी उरुग्वे देश की है। उरुग्वे में रग्बी खेल बहुत पॉपुलर है। उनकी एक टीम है ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम। इनका एक मैच था जो चिली के साथ खेलना था और चिली की टीम थी ओल्ड बॉयज क्लब। एक इंग्लिश टीम थी जो अंग्रेजों ने बनाई थी। तो इनका मैच था चिली के साथ। उरुग्वे टीम के जो मालिक हैं वे चिली जाने के लिए एक एयरफोर्स का चार्टर्ड प्लेन प्राइवेट बुक करते हैं। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के 19 प्लेयर, मैनेजर और उनके दोस्त, क्योंकि प्लेन में कुछ सीटें खाली थी तो उनके फैमिली परिवार के लोगों को भी बुला लिया गया था। तो कुल मिलाकर 40 पैसेंजर प्लेन में सवार होते हैं, जिसमें 19 प्लेयर और मैनेजर होते हैं। बाकी उनके दोस्त परिवार के लोग होते हैं और 5 क्रू मेंबर थे, एक पायलट और एक को पायलट, एक इंजीनियर, बाकी 2 क्रू मेंबर अटेंडेंट थे। कुल 45 लोग प्लेन में सवार होते हैं और 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे का प्लेन उरुग्वे के बोल्डी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चिली के लिए उड़ान भरता है। लेकिन उड़ान भरने के बाद रास्ते में मौसम खराब था, इसलिए इसे चिली के बजाय इसे अर्जेंटीना के मोडोजा शहर के एयरपोर्ट पर उतारा गया और इंतजार करते हैं मौसम साफ हो तो आगे का रास्ता तय करें। अगले दिन 13 अक्टूबर शुक्रवार के दिन 2:18 इसी मोडोजा से प्लेन उड़ान भरता है चिली के लिए। चिली के सेंडिगो शहर में इनको उतरना था मैच खेलने के लिए। लेकिन 13 अक्टूबर को भी मौसम उतना साफ नहीं था, लेकिन फिर भी प्लेन चिली के लिए उड़ान भरता है और बीच में एक इंडिज पहाड़ी पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा ग्लेशियर से, बर्फ से ढकी रहती है। इस प्लेन का जो मुख्य पायलट था इस पहाड़ी से 29 बार गुजरने का उससे अनुभव था। लेकिन उस दिन जब ये प्लेन उड़ा तो मुख्य पायलट ने को पायलट को ट्रेनिंग देनी थी इसी पहाड़ी के लिए, तो उसने को पायलट को ही मुख्य इंचार्ज बना रखा था। को पायलट को पहली बार इस तरह के मौसम से गुजरने का अनुभव हुआ। थोड़ी देर के बाद वह देखता है और उसे लगा कि हम सेंडिगो पहुंच गए हैं और उसने एटीसी को मैसेज भेजता है कि हम सेंडिगो पहुंच गए हैं, आप हमें बताएं कौन से रनवे पर उतरना है। और वह प्लेन की ऊंचाई कम करने लगता है। इधर सेंडिगो के एटीसी के अधिकारी हैरान होते हैं कि प्लेन अभी बहुत दूर है, ये रनवे पर उतरने की इजाजत क्यों मांगता है। उन्हें लगा चक्कर क्या है। उधर पायलट को लगा कि अब उसे उतरना है और इसलिए उसने प्लेन की ऊंचाई कम कर दी। दिखाई नीचे कुछ दे नहीं रहा। इसी चक्कर में खराब मौसम के बीच प्लेन इंडिज की एक चोटी से टकरा जाता है और टकराते ही इसका पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और उस टूटे हुए हिस्से के साथ पीछे बैठे 5 लोग उसके साथ नीचे गिर जाते हैं और वे मारे जाते हैं। प्लेन घसीटते हुए 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ की एक चोटी के बीच फंस जाता है। टक्कर जबरदस्त थी और नोज का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और मुख्य पायलट इस हादसे में मारा जाता है और प्लेन के बीच से 2 टुकड़े हो गए। लेकिन अब भी 39 लोग जिंदा बचे हुए थे और को पायलट नोज के बीच फंस गया था और बुरी तरह से तड़प रहा था। किसी के पैर टूट गए थे तो किसी के हाथ की हड्डी टूट गई थी और किसी के सर में चोट आई थी। लगभग सभी लोग घायल हो चुके थे और बाहर चारों तरफ तापमान माइनस में था। जब लोगों को होश आया तो देखते हैं कि उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। एक सुनसान वीरान चोटी पर वे मौजूद हैं। कुछ लोग प्लेन के दूसरे हिस्से कॉकपिट की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि को पायलट प्लेन के नोज के बीच फंसा हुआ है और तड़प रहा है। उसने उन लोगों से कहा कि मेरी पिस्टल यहीं कहीं होगी, उसे खोजो और मुझे गोली मार दो, क्योंकि यह दर्द अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ।
क्योंकि वह एयरफोर्स का पायलट था, इसलिए उसके पास पिस्तौल थी। लोगों ने कहा, हम आपको अपने हाथों से गोली नहीं मार सकते हैं। और वह को पायलट तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। दूसरे दिन 5 लोग और मर जाते हैं। अब उनकी संख्या 33 बचती है। और इधर जैसे ही सेंडिगो एटीसी से संपर्क टूटा तो पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद प्लेन को ढूंढने का काम शुरू होता है। 4 प्लेन ढूंढने के लिए निकलते हैं। दिन भर खोजते हैं, लेकिन प्लेन कहीं नजर नहीं आ रहा। सर्च ऑपरेशन टीम वापस आ जाती है और अगले दिन 11 प्लेन के साथ ढूंढने निकलते हैं। और ये प्लेन थे 3 देशों के, चिली, उरुग्वे और अर्जेंटीना के। लेकिन प्लेन का कहीं अता पता नहीं लगता। एक दफा एक प्लेन इनके ऊपर से गुजरता है और ये लोग उस प्लेन को देख भी लेते हैं। वे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन आवाज उस प्लेन तक नहीं पहुंच पाती है। और खोजी विमान को इसलिए ये दिखाई नहीं देते क्योंकि ये एक बर्फ की चोटी के बीच फंसे हैं और प्लेन का रंग भी सफेद है, इसलिए ऊपर से उन्हें कुछ इंसानी हलचल नजर नहीं आती है। इस तरह कई बार कोशिश की गई ढूंढने की, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त विमान का पता न चला। और अंततः 8 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद करवा दिया, क्योंकि उनको लगा कि वे सब मारे गए हैं और बच भी गए होंगे तो इतने दिनों में कड़ाके की ठंड उन्हें मार डाली होगी। यही सोचकर सर्च ऑपरेशन बंद करवा दिया गया और कहा कि ठंड कम होगी तो फिर से ढूंढेंगे और उनकी लाशों को खोजकर उनके परिवार को सौंप देंगे। ये थी दूसरे दुनिया की खबर। अब उधर जो लोग इंडीज पहाड़ी पर फंसे हुए हैं, उनकी अलग कहानी चल रही है। प्लेन के 2 टुकड़े हो चुके हैं और चारों तरफ तापमान माइनस में है। फिर इन लोगों ने दूसरे प्लेन के हिस्से के मलबे जैसे सीट, बाकी चीजें वहां से निकालकर इस प्लेन को कवर किया ताकि ठंड और बर्फीले तूफानों से बचा जाए। और आधे प्लेन के टुकड़े में बाकी लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया जब तक कोई बाहरी मदद न आ जाए। इनमें 2 स्टूडेंट भी थे जो मेडिकल के छात्र थे, तो जो लोग घायल थे उनका इलाज भी वे कर रहे थे। 9वें दिन एक और की मौत हो जाती है और अब ये 32 बचते हैं। 10-11वें दिन 4 और मर जाते हैं। अब ये 28 बचते हैं। अब दिक्कत आई खाने पीने की कि ये कैसे होगा, क्योंकि इनको तो ज्यादा दूर नहीं जाना था, इसलिए खाने पीने की चीजें सीमित मात्रा में थी। चॉकलेट के 8 डिब्बे थे, एक मसल का पूरा भरा हुआ डिब्बा था, वाइन की कुछ बोतलें थी, इसके अलावा खजूर के डिब्बे थे, कैंडीज के डिब्बे थे आदि। पानी की कुछ बोतलें थी, लेकिन वे पी पी कर खत्म हो चुके थे। लेकिन पानी का हल इन्होंने निकाल लिया था। उनके पास कुछ ऐसा था जिस पर बर्फ को लाकर रखते थे और वह पिघल जाता था, फिर उसे वाइन की बोतल में भर कर पीते थे। असली समस्या खाने की ही थी, क्योंकि चीजें बहुत कम हैं और उनके बीच 28 लोग हैं। फिर फैसला किया गया कि इन चीजों को बराबर बराबर बांट दिया जाए और कहा कि जहां तक हो सके कम खाएं, जब तक बाहरी कोई मदद नहीं आ जाती। परिस्थिति ऐसी थी कि एक खजूर को एक व्यक्ति दिन में 3 बार खाता था। 11वें दिन वे देखते हैं कि एक प्लेन में एक रेडियो पड़ा हुआ है। वह रेडियो खराब हो गया था। एक ने उसे किसी तरह ठीक किया और संयोग की बात की उसने सुना कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। वह बाकी साथियों के पास आया और आकर बोला, आज 2 न्यूज है, एक अच्छी और एक बुरी, बताओ पहले कौन सी सुनो। बाकी लोगों ने कहा, पहले बताओ बुरी क्या चीज है। उसने कहा कि बुरी खबर यह है कि सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद करवा दिया है। इतना सुनते ही उनके जीने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। फिर बोले, अच्छी खबर क्या है। उसने कहा, अच्छी खबर यह है कि अब हमें जिंदा रहने के लिए स्वयं कोशिश करनी पड़ेगी। अब कोई बाहरी मदद नहीं आने वाली। दिन बीत रहा है और
29 अक्टूबर को एक बर्फीला तूफान आता है और इसमें 9 और लोग मारे जाते हैं। वे सुबह उठते हैं और लाशों को निकालकर बाहर बर्फ में रख देते हैं। शुरू के 5 लोगों को छोड़कर बाकी के जो लोग मर गए थे उन सब की लाशें वही बर्फ पर मौजूद थी और बर्फ में लाशें खराब नहीं होती हैं। अब ये 19 बजते हैं और अब खाना खत्म हो चुका है, लगभग पानी का, फिर भी उन्होंने जुगाड़ लगा लिया, लेकिन भोजन कहाँ से लाए? फिर इन्होंने प्लेन की सीट के कवर खाए, लेकिन कुछ दिनों में वे बीमार पड़ने लगे। फिर एक दिन इन लोगों ने विचार विमर्श किया कि बिना खाए ताकत नहीं आ सकती, फिर यहाँ से निकलेंगे कैसे? तो क्या किया जाए, क्योंकि आसपास कोई न जानवर है न पंछी है जिसे मारकर खाया जाए, न कोई हरा भरा पेड़ ही है कि उसकी पत्तियों को खाकर जिंदा रहा जाए। आखिर क्या किया जाए? तब आखिर में वो फैसला होता है जिसे सुनकर रूह कांप जाए, और वह फैसला था कि ये जो लाशें बाहर पड़ी हैं शायद यही हमारी भूख मिटा सकती हैं। ये सब सुनकर शुरू में लोगों ने कहा कि हम अपने दोस्तों, अपने परिजनों की लाशें कैसे खा सकते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन बात आई होगी और गई होगी और फैसला किया गया कि जिंदा रहने के लिए हमें यह सब करना ही पड़ेगा। और फिर उन्होंने प्लेन के कांच के टुकड़े से चाकू बनाया और बाहर पड़ी लाशों के टुकड़े किए और खाए। पहली बार वे इंसानी मांस का टुकड़ा जाते ही वे सब उल्टी कर दिए, लेकिन मजबूरी थी, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ही था। किसी तरह वे अपने मन को मना लिए और इंसानी मांस खाए। खाना खाने से उनके शरीर में ताकत आने लगी और फिर इन 19 लोगों ने खुशी पूर्वक एक दूसरे से कहा कि अगर वह मर जाता है तो जिंदा रहने के लिए सामने वाला उसकी लाश को खा सकता है। 34वें दिन एक और की मौत हो जाती है, 37वें दिन 2 और की मौत हो जाती है। 45 निकले थे, बचे 16, मतलब 29 लोग मर चुके हैं और इन सब का वजन इतना घट गया था कि जो 70 केजी का था वह 60 केजी का था, अब वह 30 का हो गया, 32 का हो गया। 60 दिन पूरे बीत गए, 2 महीना। इन बचे हुए में से 2 खिलाड़ियों ने, नेडो और कनेसा ने कहा, आखिर कब तक यह सब चलेगा, क्योंकि हमारी संख्या दिनों दिन घटती चली जा रही है। लाशें खाकर कब तक जिंदा रहेंगे हम, और एक न एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे, क्योंकि कोई उम्मीद तो है ही नहीं, तो अपने आप को कैसे बचाएंगे? मदद के लिए हम जाएंगे, मदद मिली तो ठीक, नहीं तो मरना तो वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर हाथ धरे हम मौत का इंतजार नहीं करेंगे। और वे दोनों लोग अपने साथ भोजन रखते हैं और भोजन वही है इंसानी मांस, और वे मदद के लिए वहां से निकलते हैं। वे लगातार 10 दिन तक चलते हैं और तकरीबन 10 दिनों में 61 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उन्हें दूर एक पहाड़ पर हरियाली दिखती है और वहां वे जाते हैं और एक नदी मिल जाती है। नदी के उस पार कुछ घोड़े पर बैठे इंसान जा रहे थे। ये आवाज देते हैं, लेकिन ये बहुत थक चुके हैं, इनके शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। संयोग की बात कि एक घुड़सवार इन्हें देख लेता है और वह पूछता है, तुम कौन हो? तब ये दोनों किसी चीज पर लिखकर उसे उस पार किनारे पहुंचाते हैं और कहते हैं कि हम वही रग्बी टीम के खिलाड़ी हैं जो 12 अक्टूबर 1972 को चिली के लिए निकले थे। हमारे 14 साथी इंडीज की चोटी पर अब भी जिंदा मौजूद हैं और बाकी सब मारे गए हैं। हमें मदद चाहिए। यह सब पढ़कर वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, कल मैं मदद लेकर आऊंगा, तुम यही रुको। और वह जाता है और नजदीक के पुलिस स्टेशन में खबर करता है, और जैसे ही यह खबर पहुंचती है तो सरकार तुरंत एक्शन लेती है और घटना स्थल पर पहुंचती है। उन दोनों को रेस्क्यू करते हैं और अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। थोड़ा ठीक होने पर फिर उन दोनों ने सब कुछ बताया और रेस्क्यू टीम के साथ जाकर
बाकी लोगों को बचाया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो प्लेन लगभग 2.5 महीने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, अब भी कुछ लोग जिंदा हैं। और जब वे सब पूरी तरह से ठीक हो गए, तो उन लोगों ने पूछा, तुम सब इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहे? जैसे ही यह सवाल उनके सामने आया, वे सर झुका दिए और शांत हो गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि कैसे बताएं। आखिर उनको सच बताना पड़ा, और जैसे ही लोगों ने सुना ये लोग अपने दोस्तों, परिवार के लोगों की लाशें खाकर जिंदा रहे, लोग उन्हें धिक्कारने लगे, शैतान कहने लगे, हैवान कहने लगे। लेकिन आखिर लोगों ने उनकी मजबूरी को गंभीरता से समझा और उन्हें माफ कर दिया। तो ये थी सच्ची कहानी उरुग्वे देश की एक रग्बी टीम की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर मनुष्य चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। जैसे इन 16 लोगों ने, और खास नेडो और कैनेसा ने अदम साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए न केवल अपने को बचाए, बल्कि अपने 14 और साथियों की जान बचाई।